आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राधा वल्लभ घेरा स्थित हित हरिवंश महाप्रभु जयंती महोत्सव सादगी के साथ मनाया गया। दशावतार हित हरिवंश महाप्रभु सांस्कृतिक संस्थान के द्वारा हरिवंश जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रातःकाल ध्वजारोहण के साथ राधा वल्लभ मंदिर में फूल बंगला मंदिर के बाहर दीपदान समारोह, समाज गायन का आयोजन किया गया। वहीं हित हरिवंश महाप्रभु मंदिर में फूल बंगला भी सजाया गया। लॉकडाउन होने के कारण सेवकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समाज गायन, फूल बंगला तथा दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया। गोस्वामी जी, मंदिर में क्या आयोजित किए गए हितरवंश महाप्रभु जयंती का कार्यक्रम? देखिए, ये हितरवंश महाप्रभु की जो जयंती है, ये अपने आप में इसकी दिव्यता और भव्यता ये है कि हितरवंश महाप्रभु प्रकट हुए और अंतर्ध्यान हुए। आपने शरीर नहीं छोड़ा, सीधा रासलीला में, मानसरोवर में रासलीला में आपने प्रवेश किया। प्रकट प्रेम को रूप धर श्री हरिवंश उदार श्री राधा वल्लभ लाल को प्रकट किया रसा। हितरवंश महाप्रभु साक्षात प्रिया प्रीतम के प्रेम की जो साक्षात स्वरूप है, वो हितरवंश महाप्रभु का स्वरूप है। आप देखिए, उनकी हित चतुरासी जी में आता है कि जय श्री हितरवंश श्रवण सुनत प्यारी श्री राधिका रमण सुन मिली गजगारी। कि आपका प्रेम सामर्थ्य इतनी दिव्य और महान है कि आप प्रिया जी को समझाते हैं तो प्रिया जी श्याम सुंदर से जाकर मिलते हैं। एक पद में आप कहते हैं कि ओंगी मोंगी रहत गर्भ की माती, हो कहत तो से हारी सुंदरी राधिका प्यारी। तो इस प्रकार प्रिया जी से, श्याम सुंदर से इस प्रकार वार्तालाप करना, उनकी रासलीला का, निकुंज लीला का संयोजन करना, ये हितरवंश महाप्रभु का स्वरूप है। तो ऐसे हितरवंश महाप्रभु मथुरा के पास बाधक ग्राम है, वहाँ प्रगटे। वाणियों में आता है, सेवक वाणी में, कि मथुरा मंडल भूमि आपनी जहाँ बाद प्रगटे जगधनी। अर्थात उस समय ये पूरा मथुरा मंडल जो है हितरवंश महाप्रभु के पिता श्री व्यास मिश्र जी और माता जी श्रीमती तारा रानी जी, उनका था। वो उस समय जब वो गर्भवती हुई तो ब्रज परिक्रमा 84 कोष की परिक्रमा के लिए आए और उनका बाधक ग्राम में प्राकट हुआ। और उस प्राकट में जैसा नंदोत्सव भगवान श्री कृष्ण के नंदोत्सव में आनंद हुआ, वैसा ही आनंद हुआ। तो ये उत्सव, उस आनंद के प्राप्ति के लिए भक्त लोग बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। इस वर्ष ये उत्सव शोक रूप में हुआ, लेकिन भावना की बात ये है कि पूर्णतः प्रभु की कृपा से, प्रभु की सेवा से होती है। तो ये निकुंज का उत्सव है, इसको स्वयं राधा रानी इस उत्सव को मनाती हैं। हितरवंश महाप्रभु वृंदावन के प्राकट्यकर्ता, भगवान श्री कृष्ण के वंशी स्वरूप, रस स्वरूप, प्रेम स्वरूप, जितना भी कहो, प्रिया प्रीतम का सम्मिलित स्वरूप। रुद्रावल तंत्र में आता है वंशी तत्प्रेम रूप का। जब प्रिया प्रीतम का प्रेम मिला तब हितरवंश महाप्रभु का प्राकट हुआ। ऐसे हितरवंश महाप्रभु की जो जयंती है, यह ब्रज का, वृंदावन का ही नहीं, ब्रज का, रस का इतना बड़ा महोत्सव है कि जिसके आनंद का वर्णन जीवा से नहीं। इसमें क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए थे कल? इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मंदिर में हमारे मुखिया जी हैं श्री राकेश बिहारी जी दुबे, उनके द्वारा समाज का गायन हुआ। उस समाज में जो पद हैं कि कैसे हितरवंश महाप्रभु को और प्रिया प्रीतम की भक्ति कर कर और कैसे उनके माता पिता ने उनको प्राप्त किया। मंगलवार रात्रि महावन तहसील के नगला महराज में एक शादी समारोह का निरीक्षण करने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा व्यवस्था देखी गई एवं सोशल डिस्टेंस को देखते हुए शादी समारोह को आयोजित करवाया। कोरोना वायरस को लेकर एसडीएम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महावन ने तहसील महावन क्षेत्र के गांव नगला महराज सिंह में रामनिवास की बेटी की शादी समारोह में औचक निरीक्षण किया। जब एसडीएम महावन गांव में पहुंचे तो सीमित ही लोग शादी समारोह में आए थे
और सभी लोगों ने अंगोछा से चेहरे ढके हुए थे। एसडीएम महावन ने खुश होकर वर वधू को आशीर्वाद दिया और शादी की शुभकामनाएं दी। जब रामविलास को पता चला कि मेरी बेटी की शादी में एक अधिकारी आया है तो वो फूला नहीं समाया और उसने एसडीएम महावन का बहुत बहुत आभार जताया। सर, अभी एक शादी का जो समारोह था उसमें आप निरीक्षण करने गए थे, क्या रहा सर? तो जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना के मैनेजमेंट के लिए, कोरोना के प्रबंधन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से काफ़ी दिशा निर्देश जारी हुए हैं। उसमें एक दिशा निर्देश ये भी है कि शादी और इसके समारोह के लिए पूर्व से अनुमति लेनी होगी और शादी के समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी पैरामीटर है उन सभी का पालन करना होगा, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल दूरी बनाए रखना और 20 से अधिक लोग इकट्ठा न हो। तो आज जैसे कि रामनिवास एक हमारे सज्जन हैं जिनकी बेटी की आज शादी थी, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया और अपनी बेटी की शादी के लिए उन्होंने परमिशन मांगी। आज मैं वहाँ पर तो मैंने विधिवत उनको परमिशन जारी की और उसके बाद मैं आज औचक तरीके से रामनिवास जी की बेटी के समारोह में निरीक्षण के लिए गया। मैंने वहाँ पर पाया कि सभी 20 से अधिक लोग उपस्थित नहीं थे, लगभग 17-18 लोग थे और विधिवत सभी चीज़ें हो रही थी। सभी ने मास्क पहना था, अपने चेहरे को कवर किया हुआ था, सोशल दूरी बनाए रखे थे। सैनिटाइज़र की मुझे वहाँ दिखाई नहीं पड़ी, पूछे जाने पर बताया कि उन्हें सैनिटाइज़र के बारे में पता नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से उनको सैनिटाइज़र और कुछ मास्क भेंट किए और शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। बांके बिहारी नगरी में सोमवार को विदेश से आए कोरोना वायरस केस मिलने से ब्रजवासियों में सनसनी फैल गई। चैतन्य बिहार स्थित आनंद वाटिका कॉलोनी में मिले 2 पॉजिटिव मरीज के बाद पुलिस प्रशासन ने मथुरा नगर निगम के सहयोग से आनंद वाटिका को सील कर दिया। मंगलवार की दोपहर अधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने स्थानीय निरीक्षण किया, जिसमें वहां रह रहे व्यक्तियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस पर विशेष ध्यान देते हुए हॉटस्पॉट क्षेत्र में दूध, पानी, राशन, दवाएं, सब्जी आदि की सुविधाएं घर घर पहुंचाने के लिए डीएम ने स्थानीय लोगों से बात की तथा उन्हें घर के अंदर रहने की हिदायत दी। इस बारे में बताते हुए जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने कहा कि आनंद वाटिका आए, इसमें आपने क्या क्या देखा है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव केस मिला था कल 2 सूरीनाम की महिलाओं का। उसके सिलसिले में इस हॉटस्पॉट सेंटर को, जो रेड एरिया है मेरा, रेड जोन हो चुका है, इसको सील कराया गया है सुरक्षा के देखने के लिए, साथ ही साथ डोर टू डोर आपूर्ति ठीक से हो उसको देखने के लिए, और जो मेरा डोर टू डोर सर्वे होगा उन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराने के लिए हमने आज हमने और एसएसपी साहब दोनों लोगों ने स्थल निरीक्षण किया। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे कुछ लोगों से बातचीत की, उनको बताया गया है कि कोई घबराने या परेशान होने की बात नहीं है। उनको सभी आवश्यक सामग्रियाँ घर पे मिलेंगी। उन्होंने अभी भी आश्वासन दिया है कि उनके द्वारा सहयोग किया जाएगा। जो पुलिस की टीम है ड्रोन से सर्वे कर रही है ताकि हम लोग 100% हॉटस्पॉट के जो हमारे मानक है उसको हम लोग। सर, इन सबका तो परीक्षण हो गया रहने वालों का, मतलब मेडिकल चेकअप? मैंने बताया कि उसका डोर टू डोर सर्वे होता है और जितने सिम्टोमेटिक केस होते हैं उन सबका। अच्छा, यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना था कि जो महिलाएं जो है अक्सर करके बाहर खाना लेने जाती थी सड़क पर, वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेस किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का भी काम करके तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जो भी है उन सबकी सैंपलिंग होगी। मथुरा रेलवे जंक्शन पर कल आई श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के लिए यहां पर आरपीएफ और जीआरपी ने सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए, क्योंकि लॉकडाउन की घोषणा के साथ देश भर में पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लग गई थी। इसीलिए मंगलवार को 42 दिन बाद मथुरा कासगंज ट्रैक से श्रमिक स्पेशल ट्रेन गुजरी, जो कि सामरवती से बरेली के लिए यहां से गुजरी थी। ट्रेन के गुजरने को लेकर रेलवे प्रशासन सुबह से ही सतर्क रहा और ट्रेन के गुजरने के बाद कर्मियों ने राहत की सांस ली। लॉकडाउन की घोषणा के साथ पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही थम गई। स्टेशन में अधिकारियों को सूचना मिली कि यहां से श्रमिक स्पेशल ट्रेन निकलेगी, जो बरेली के लिए बिना रुके जाएगी। इसके साथ रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में करीब 23 बोगियां थी। ट्रेन के गुजरने के समय स्टेशन पर कर्मियों की चहलकदमी दिखी। ट्रेन के जाने के बाद कर्मियों ने राहत की सांस ली। छावनी स्टेशन प्रबंधक रामलाल ने बताया कि कौन सी गाड़ी में निकल गई है और क्या है? ये श्रमिक स्पेशल थी, जो लॉकडाउन में फंसे हुए थे मजदूर, उनको लेके गई है साबरमती से बरेली के लिए। कितनी गाड़ी चला जाएगी इस तरीके की? इसकी वजह कोई जानकारी नहीं है। सतयुग में जब धर्म और धर्म कार्य पर ज्यादा अत्याचार होने लगे, तब भगवान ने इन अत्याचारों को समाप्त करने के लिए नरसिंह रूप में अवतार लिया और पृथ्वी को राजा हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त कराया।
वैशाख शुक्ल चौदस के दिन भगवान नरसिंह ने अवतार लिया। इसी श्रृंखला में पुराना शहर स्थित प्राचीन नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह का बुधवार को प्रातःकाल पंचामृत से अभिषेक हुआ, जिसमें दूध, दही, शहद, अन्य जड़ी बूटियों से सेवारत और आचार्य लोगों ने अभिषेक किया। अभिषेक लगभग 2 घंटे चला। इसके पश्चात नवीन पोशाक भगवान नरसिंह को धारण कराई गई और विशेष आरती का आयोजन हुआ। आचार्य विजय किशोर मिश्र रंग प्रोधा वृंदावन। आज नरसिंह मंदिर में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? तप्त है हाटक केशाग्र ज्वलत पावक लोचना वज्राधिघनक स्पर्श दिव्य संगम नमोस्तुते। वैशाख शुक्ला चतुर्दशी के दिन स्वाति नक्षत्र में सायंकालीन बेला में स्तंभ में से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो आज का जो पर्व है नृसिंह चतुर्दशी का पर्व है। उस नृसिंह जयंती के अवसर पर प्रातःकाल भगवान का स्थापन हुआ। स्थापन होने के बाद में उनका आह्वान हुआ। आह्वान के पश्चात में पाद, दर्ग, आचमनी, मधुपर्क, पंचामृत, दूध, दही, घृत, मधु, शर्करा इत्यादि से और जो औषधियाँ हैं, सर्वौषधि है, महौषधि है, बीजाष्टक है, सुमंगली है, इन सब के पश्चात में गंधोदकेना, तीर्थोदकेना, फलोदकेना, नारकल के जल से इत्यादि सब औषधियों से, सभी जलों से, तीर्थों के जलों से भगवान का महाअभिषेक हुआ। नवीन वस्त्र धारण हुए। उसके पश्चात में यज्ञोपवीत इत्यादि 1650 उनका गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, देव, अष्टोत्तर तुलसी दल की अर्चना, भगवान नरसिंह जी को अष्टोत्तर नाम है उनका अर्चन हुआ। उसके पश्चात में धूप दीप के पश्चात भगवान का नैवेद्य समर्पण हुआ और नैवेद्य समर्पण के बाद में फलातिक इत्यादि का लवंग, इलायची, लौंग, इलायची, फल इत्यादि इनको समर्पण करने के बाद में ध्यान करके आरती पुष्पांजलि हुई और पुष्पांजलि होने के पश्चात में उसके का उत्सव पूजा वो किया गया। आज कोरोना की वजह से उसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो, मंदिर के गेट बंद करके खाली जो अपने पुजारी सेवायत हैं और पूजन करने वाले जो आचार्य पुरोहित हैं उनके द्वारा उन्होंने एकादश कार्य को संपन्न किया। मंगलवार रात्रि उप जिलाधिकारी महावन आईएएस जग प्रवेश द्वारा थाना राया क्षेत्र के गांव बिहारी के समीप खनन की सूचना मिली। खनन की सूचना मिलते ही एसडीएम महावन जग प्रवेश द्वारा तत्काल वहां पर छापामार कार्रवाई की गई और छापे के दौरान वहां से जेसीबी संचालक जेसीबी सहित फरार हो गई। वहीं 4 ट्रैक्टर मौके पर मौजूद मिले, जहां से उन्होंने उनको थाना राया पुलिस के सुपुर्द कर प्रशासनिक अधिकारियों एवं अपने आला अधिकारियों को सूचित कर दिया। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से यहां पर यह खनन चल रहा था, जिसकी सूचना एसडीएम महावन को मिली। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इन सभी के खिलाफ कठोर रुख अपनाया और रात में ही अपनी छापामार कार्रवाई की। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि महावन तहसील में किसी प्रकार का कोई खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, राया क्षेत्र में कुछ खनन की सूचना मिली थी, क्या था पूरा मामला? जी, जैसा कि कल रात मुझे फ़ोन से सूचना मिली सूत्रों से 3 जगह से मेरे पास फ़ोन आया कि निम्न क्षेत्र बरहारी में थाना राया में पिछले 3 दिनों से भारी खनन चल रहा है और ढेर मात्रा में ट्रैक्टर और जेसीबी के माध्यम से खनन करवाया जा रहा है। मैंने इस उक्त शिकायत का तुरंत संज्ञान लेते हुए अपनी छोटी टीम, मैं, लेखपाल, सब मेरे गार्ड वगैरह, हम सभी लोग मौके पर पहुंचे। हमने वहां पर देखा कि जेसीबी के माध्यम से खनन हो रहा था। मौके पर 4 ट्रॉलियों को हमने पकड़ा। जेसीबी को भी पकड़ने की कोशिश की पर जेसीबी वाला निकल गया हाथ से। तो हमने 4 ट्रॉलियों को पकड़ा है, उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और भविष्य में महावन तहसील में भी ऐसे जितना भी खनन का जो कार्य चल रहा है, मैं उस पर सख्त और कड़ी कार्रवाई करूँगा। सर, कोई आरोपी भी पकड़े इसमें, ट्रैक्टर चालक वगैरह? जी, ऐसे आरोपी उस समय भाग गए थे। इक्का दुक्का लोग थे, लेकिन उनको वो मजदूर वर्ग के लोग थे। तो इसका मुख्य हमारा उद्देश्य यही है कि खनन की उस पर अंकुश लगे। एक और तो देश भर में गरीब व मजदूरों के लिए हजारों हाथ आगे आकर उनका भला करने में लगे हुए हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली एरिया में दबंगों ने मजदूर को देर रात तक काम न करने के चलते अपनी गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया। वहीं मजदूर की इस समय हालत गंभीर बनी हुई है। घटना 21 अप्रैल की बताई जा रही है। दबंगों ने मजदूर को अपनी गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया था। उसके बाद कुछ लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर
उसका उपचार कराया था। वहीं आपको बता दें कि घायल मजदूर एम्बुलेंस के जरिए अपने परिवार के साथ कोतवाली व जिलाधिकारी के दफ्तर के चक्कर काट रहा है और सरकार से न्याय की गुहार करने में लगा हुआ है। वहीं सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि पुलिस ने कार्रवाई करके मजदूर को दोषी ठहरा दिया। पूरा मामला क्या है, मेरा नाम मनीष है। पूरा मामला ये है कि दिनेश नाम है इसका, तो ये बील गांव में रहता है। वहीं पे इसने पड़ोस के गांव में ही काम कर रहा था, तो उसमें कुछ दबंगों ने इसको मतलब जबरदस्ती काम कराने की टाइमिंग जो होती है 5 बजे की होती है लेबर की, ज्यादातर आप सभी जानते हो। तो इससे बोला कि पूरा काम करके जाएगा चाहे 2 बजे, तो इसने मना किया। बस उस मना करने के चक्कर में इसको पीटा पहले और फिर इस पे सफारी गाड़ी से इसको कुचल डाला, जिससे कि इसके दोनों पैर और दोनों कूल्हे टूट चुके हैं और पीछे मतलब बहुत ज्यादा गंभीर है और किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया गया अभी तक। उन लोगों ने 10 दिन कराया सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कि भाई हमारे पेपर तैयार हो गए हैं, और उन्होंने बीच में इसको निकाल दिया। अब इसकी हालत ना तो इसको पेपर दिए कोई कि भाई हॉस्पिटल के पेपर ये हैं या जो भी है, और वो पेपर लेके सब चला गया बंदा। अब आप एम्बुलेंस में लेके आए हैं, कहाँ पर लेके आए हैं इनको? ये डीएम ऑफिस गौतम बुद्ध नगर है, जहाँ पे हमें दरखास्त लगाने आए हैं कि इनकी बेचारों की कुछ मदद हो पाए। कहाँ पर आए हैं आप? डीएम ऑफिस गौतम बुद्ध नगर, एम्बुलेंस के साथ? हाँ जी, एम्बुलेंस के साथ, ताकि यहाँ से कुछ इन लोगों को मदद मिल सके। थाना बलदेव क्षेत्र से अन्य जनपदों को जाने वाले प्रवासी मजदूरों के साथ होमगार्डों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसको लेकर होमगार्ड प्रवासी मजदूरों के साथ बसों में व अन्य संसाधनों में उनके गैर जनपदों में छोड़ने के लिए गए हुए थे। लेकिन अब उनके वापस आने पर दर्जनों होमगार्ड अपना चेकअप कराने के लिए छौली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए थे, जहां पर होमगार्डों का टॉपर चेकअप न करके उनका केवल नाम मात्र टेम्परेचर चेक भी किया गया, जिससे सभी दर्जन होमगार्ड असंतुष्ट नजर आई। वहीं होमगार्ड का कहना है कि प्रवासी मजदूरों को छोड़ने आने के बाद उनका प्रॉपर तरीके से चेकअप होना जरूरी है, जिसको लेकर होमगार्डों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी होमगार्ड हैं आप? हाँ जी, होमगार्ड। तो जो बताइए आज जैसे भीड़ कैसे लग रही है यहाँ पे? भीड़ जो है कि हम बाहर से यात्री आए, वहाँ कोरोना वाले वहाँ में छोड़ गाड़ी में ड्यूटी लगी हमारी, तो कोई गाजीपुर, कोई बिजनौर, कोई कहूँ ऐसे जौनपुर छोड़ गई। वहाँ से वापस आए के अब जांच का जाए यहाँ छौली हॉस्पिटल पे गए, वहाँ नॉर्मल जांच कर ली है, टेम्परेचर जांच कर ली है। अब मथुरा जिला चिकित्सालय कह रहे हैं कि कोरोना जांच वहाँ मथुरा जिला चिकित्सालय में होगी। दक्षिणांचल विद्युत विभाग द्वारा 30 अप्रैल तक चलाई जा रही एक मुश्त समाधान योजना को और बढ़ा दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के लिए बढ़ाई गई इस योजना को अब तक 31 मई तक कर दिया गया है। कोरोना वायरस के दृष्टिगत जो उपभोक्ता विभाग पर नहीं आ सकते, वे ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा किसान आसान किस्त योजना चलाई जा रही थी। सर, विभाग द्वारा क्या नई योजना प्रारंभ की गई है या बढ़ाई गई है? अभी जो आसान किस्त योजना है, किसान आसान किस्त योजना, इसमें ट्यूबवेल वाले उपभोक्ता अपना बिल बिना सरचार्ज के जमा कर सकते हैं। वो योजना 30 अप्रैल तक थी, उसको बढ़ा के उसकी रजिस्ट्रेशन की सीमा 31 मई तक कर दिया गया है। ट्यूबवेल वाले उपभोक्ता इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और 31 मई से पहले बिल जमा करने पर सरचार्ज की पूरी माफी दी जाएगी। एक तरफ तो कोरोना वायरस से पूरा देश जूझ रहा है, तो वहीं अपराधी अपने अपराध से पीछे नहीं हट रहे हैं। एक मामला छाता थाने के गांव तरौली में देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और शव को गांव के ही पास तालाब में फेंक दिया। तरौली निवासी गुड्डू रात 10 बजे अपने घर से लौटा था, तभी उसके पास एक कॉल आई। उसकी पत्नी गुड्डी देवी ने बताया कि उनके पति फोन पर बात करते करते बाहर चले गए। सुबह जब ग्रामीण तालाब की तरफ गए तो किनारे पर ही गुड्डू का शव पड़ा मिला। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, सिर में चोट के निशान भी थे, गले पर भी निशान मिले, जैसा कि गले को दबाया गया हो। स्वजन का कहना है कि जब वे घर से गए थे तब उनके पास 40 से 45 हजार रुपए भी थे, जो नहीं मिले हैं। घटनास्थल को देखकर साफ जाहिर है कि गुड्डू की हत्या की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है जी, मैं गुड्डू जी का भतीजा हूँ जी, बल्लभगढ़ से। जी, क्या कैसे घटना हुई, कुछ बता सकते हैं? घटना का तो कुछ पता नहीं है जी, हम तो अभी आए हैं, मगर उनके हाथ बंधे हुए थे और सिर में आगे पीछे दोनों तरफ चोट है, तो हमें तो मर्डर केस लग रहा है जी, मतलब किसी ने मारा है जी। इनकी कोई रंजिश वगैरह कोई रंजिश क्या जी, हमारे गाँव में जगह के ऊपर रंजिश है जी, किसी जगह के ऊपर रंजिश है, और वैसे उनकी लड़ाई है जी। फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ था? फिलहाल में कोई किसी से झगड़ा नहीं है जी, यही है जी, जगह फगह के ऊपर ही कलेश चल रहा है। मतलब कितने बजे निकले थे घर से? ये पता नहीं है जी, ये लड़का बताएगा, हम तो बल्लभगढ़ रहते हैं। बुधवार को जिलाधिकारी द्वारा की गई बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि केवल ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार खोल दिए जाएंगे।
वहीं उप जिलाधिकारी महावन ने स्पष्ट करते हुए बताया कि केवल महावन तहसील की चारों नगर पंचायत के बाजार अभी नहीं खुलेंगे, उनका निर्णय 2 दिन बाद होगा। फिलहाल जो ग्रामीण क्षेत्र के बाजार हैं वह अपने सामान्य रूप से जैसे खुलते थे वैसे ही खुलेंगे। सर, हाल ही में डीएम साहब द्वारा एक बैठक ली गई थी अभी जिले पर व्यापारियों को लेकर, बाजार को लेकर, तो क्या रही उसमें स्थिति? जी, अभी डीएम साहब के साथ सभी एसडीएम और सभी जितनी आपदा की टीम है उनकी एक बैठक हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की ज़रूरी और नॉन ज़रूरी दुकानें सभी खुली रहेंगी बिना किसी डिस्टिंक्शन के। शहरी क्षेत्र के बारे में मैं आपको क्लियर करना चाहूँ, वैसे तो डीएम साहब के मैसेज से क्लियर हो ही गया है, परंतु मैं फिर भी क्लियर करना चाहूँगा कि नगर पंचायतें, जो कि हमारी 4 नगर पंचायतें हैं, गोकुल, महावन, बलदेव और राया, इन सभी की जो दुकानें हैं हाल के लिए उनको बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसके बारे में 2 दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार से वरिष्ठ IAS अधिकारी आएंगे, वो यहाँ की मौजूदा स्थितियों का हाल लेंगे और उसके बाद 2 दिन बाद इस चीज़ पर फैसला लिया जाएगा कि जो हमारी नगर पंचायतें हैं या फिर शहरी क्षेत्र हैं उनमें दुकान खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। तब तक के लिए जो स्थिति अभी बनी हुई है वही बनी रहेगी। अभी की स्थिति में सिर्फ 2 चीज़ों में बदलाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें बिना किसी डिस्टिंक्शन के खुली जाएंगी और उसके अलावा समस्त पूरे मथुरा जनपद में सभी प्रकार के जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो खुलेंगी। उनको एक अंडरटेकिंग लेना होगा और GMDIC जो कि एक जनपद स्तरीय अधिकारी है उनके वहाँ आवेदन करना होगा, जो आवेदनों को 24 घंटे के भीतर क्लियर कर दिया जाएगा और सभी प्रकार की इंडस्ट्रियाँ खोली जा सकेंगी। वृंदावन कोतवाली की चौकी जैत क्षेत्र में विगत दिनों BSNL के टावर से चोरी किए गए तार को जलाकर उससे 21 किलोग्राम तांबा निकालकर बेचने की फिराक में खड़े एक युवक को जैत पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस संबंध में जैत चौकी प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 21-22 अप्रैल की रात GLA यूनिवर्सिटी के पीछे स्थित BSNL के टावर से तार चोरी हो गया था। इस संबंध में वृंदावन कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आज मुखबिर की सूचना पर SI राघवेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल चंदन सिंह व कांस्टेबल गौरव ने हाईवे स्थित ग्रीन वैली होटल के सामने से सुरेंद्र पुत्र मिढ़ई लाल निवासी नगरिया थाना शेरगढ़ जिला मथुरा को जलाकर निकाली गई 21 किलो स्क्रैप के साथ गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड से आने वाले मजदूरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये मजदूर चोरी छिपे यूपी हरियाणा बॉर्डर को पार करके हाईवे के रास्ते अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा मंगलवार की देर रात छाता कोतवाली की केडी चौकी के सामने हाईवे पर देखने को मिला, जहां करीब 300 से 400 के करीब साइकिल सवार मजदूर अपने घर के जाने के लिए निकल रहे थे। इतनी भारी संख्या में साइकिल सवार मजदूरों को आता देखकर केडी चौकी के सामने बने चेक पोस्ट पर चेकिंग कर रहे चौकी प्रभारी संदीप सिंह ने सभी को वहीं रोक दिया। हालांकि चौकी प्रभारी ने अपने अधिकारियों से बात करके कुछ देर बाद मजदूरों को 4-4 के ग्रुप में वहां से रवाना किया। गुड़गांव से चलकर आए मजदूर राजकुमार ने बताया कि वह 2 दिन पहले गुड़गांव से साइकिल पर अपने घर फिरोजाबाद जाने के लिए निकला है। रास्ते में उन्हें कोई भी खाने पीने की सुविधा नहीं मिली। अभी फिरोजाबाद तक पहुंचने में 2 दिन का समय और लगेगा। इसी तरह से सैकड़ों मजदूरों ने अपना दर्द बयां किया। क्या नाम है तुम्हारा? सर राजकुमार। कहाँ से आ रहे हो? गुड़गांव से सर। ये इतने सारे लोग सभी गुड़गांव से आ रहे हैं? नहीं, कोई गुड़गांव से है सर, कोई पानीपत से है। अच्छा, अलग अलग जगह से हैं सर। जाना कहाँ है? सर हमको जाना है फिरोजाबाद। कब चले थे गुड़गांव से? कल चले थे सर। कल चले थे? कल रात्रि 10 बजे। 10 बजे। तो तब से चल ही रहे हो? हाँ सर। कहीं खाने पीने की क्या व्यवस्था है तुम्हारी? यहीं कोसी पे ही सर व्यवस्था हुई, मंडी में। बाकी वहाँ जहाँ हम चेक हुए वहीं खाने पीने की व्यवस्था हुई। और थोड़े थोड़े बंदे 2-2, 4-4, 5-5 ही निकाले जा रहे हैं। 2-2, 5। लेकिन यहाँ इतनी लोग जमा हैं, कम से कम 300-400 लोग जमा हैं। सर ये सब ये कैसे जमा हो गए इतने? सर ये अलग अलग जगह के हैं तो अलग अलग से इकट्ठे हो गए। यहाँ रोका तो सब सारे लोग इकट्ठे हो गए सर। अच्छा, क्या चेकिंग क्या हुई है वहाँ, किस तरह से चेक किया गया? उस मशीन से सर चेक किया और नाम लिखा और मोबाइल नंबर, और जो वैसे हैं वो वहीं बैठा रखे हैं। अलीगढ़ की तहसील कौल क्षेत्र के थाना सिविल लाइन इलाके के तस्वीर महल चौराहे के पास ईसाइयों का एक बहुत पुराना कब्रिस्तान बना हुआ है। इस कब्रिस्तान के अंदर कच्ची और पक्की सभी तरह की पुरानी से पुरानी खंडरनुमा कब्र इस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं।
वहीं इस कब्रिस्तान के अंदर 3 पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी माली और मजदूर के रूप में एक परिवार अपने 25 से 30 सदस्यों के बीच कब्रिस्तान के अंदर कब्र खोदकर परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं, जिसके बाद कब्र खोदने पर इन लोगों को करीब 1500 रुपये से 2000 रुपये तक कब्र खोदने के नाम पर शव को दफनाने के लिए आने वाले परिवार के लोग देकर जाते हैं। इसके अलावा इस परिवार के लोग इधर उधर लोगों से मांग कर और थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी कर लेते हैं। रिक्शा चलाकर मेहनत मजदूरी करने के बाद इस परिवार को 2 जून की रोटी और पेट भरने के लिए खाना खर्चा चल रहा था, लेकिन पिछले 43 दिनों से एक के बाद एक लॉकडाउन शहर के अंदर लगता चला जा रहा है, जिसके बाद से इस कब्रिस्तान में एक भी व्यक्ति का शव दफनाने के लिए नहीं आया, जिसकी वजह से इन लोगों के द्वारा कब्र खोदने का काम पूरी तरह से चौपट हो गया है। हरिलाल। अच्छे हरिलाल, ये बताइए कि इसमें कितने पुश्ते आपके यहाँ कब्र खोदने का काम करते चला रहे हैं और आप किस तरह का काम यहाँ पे कर रहे हैं? सर, हम यहाँ कब्र खोदते हैं और 3 पुश्ते हमारे यहाँ पे मतलब बीत चुकी है इस कब्रिस्तान में, और हम 3 पुश्ते से कब्र खोदते हैं और खोदते चले आ रहे हैं। सर, एक कब्र खोदने के कितने पैसे आप लोगों को मिलते हैं? एक कब्र खोदने के हमें 1500, 1600, 1500 रुपये मिल जाते हैं। सर, महीने में कितनी कब्रें खोद देते थे? महीने में नहीं, साल कभी महीने में 1 आ जाती है, कभी 10 महीने 2 महीने में आती है, कभी 3 महीने में आती है। मौत की कोई पता नहीं है। सर, ये बताइए इसका देख रेख कौन करते हैं? देख रेख हम ही करते हैं। सर, इसकी झाड़ू जो भी है देखना वाला हमें ही पड़ता है। ऐसे तो एक कब्र खोदने से परिवार का पालन पोषण चल जाता है? नहीं सर, हम मतलब बीच में काम भी कर लेते हैं ना, कहीं जाके कंपाउंड में या मतलब इसका चला लेते हैं या मोचे काम कर लेते हैं, कहीं कहीं काम करते हैं हम भी जाके बाहर। तो अब क्या परेशानी आ रही है? परेशानी हमें जी आ रही सब, जब से लॉकडाउन लगा है सर, और हमारा घर का परिवार का बहुत बुरा हाल है सर। एक टाइम हमें खाना मिलता है सरकारी तरफ से, बाकी हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ना हमारा कोई राशन कार्ड है, ना कोई हमारा पहचान पत्र है हमारे बच्चों का, ना कोई राशन कार्ड है। सर, हमें बहुत परेशानी है। हम सब जब से कब्र नहीं आई ऐसे हम भूखमरी से मतलब मर रहे हैं सर, और बहुत मुखबनी उस पर ताकत पर खड़े हम। और हमें देखा जाए सर, सरकार को भी देखा जाए हमें कि हम यहाँ पे मतलब किस तरीके से हैं और हमारा देखभाल करा जाए सर। अलीगढ़ में आज एक युवक शराब पीने के बाद शोले फिल्म का वीरू बन गया और पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक का शराब पीने को लेकर पत्नी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वह पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक को काफी दिनों से शराब नहीं मिल रही थी। आज उसने शराब का जब सेवन किया तो पत्नी से घर में विवाद हो गया। इसके बाद युवक घर से निकल के पानी की टंकी पर जाकर चढ़ गया। काफी देर तक वहां ड्रामा होता रहा। सूचना पर पुलिस चौकी इंचार्ज अरविंद व पूर्व मेयर शकुंतला भारती भी पहुंच गई। युवक काफी देर तक ड्रामा करता रहा। उसको समझाने के लिए उसकी पत्नी व बच्चों को भी बुलाया गया। जब वह नीचे उतरा तो खुद को धर्मेंद्र बताते हुए अपनी पत्नी को हेमा मालिनी बताने लगा और कहा कि मेरी पत्नी भी केरल की है और हेमा मालिनी भी केरल की है। धर्मेंद्र अगर उनके लिए टंकी पर चढ़ सकते हैं तो मैं अपनी पत्नी के लिए नहीं चढ़ सकता। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद युवक को पानी की टंकी से उतारा गया। हेमलता जी, क्या मामला हुआ है? ये आपके पत्नी टंकी पर नशा की आपने मना की थी, इसीलिए चढ़े हैं ये? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है। फिर मुझे तो पता भी नहीं है कब चढ़े, क्या है क्या नहीं, कहाँ नहीं, मुझे पता नहीं। क्या सूचना मिली आपको? 7 दिन नहीं आते। सूचना क्या मिली? भैया ने कहा था, एक नहीं यहीं के भैया ने कहा था कि भाभी जी भैया सुबह उस पर चढ़ गए, आप चलो, आपको बुला रही से भी चढ़ जाओगे, चलो और मेरे कहने से आती है चलो। साहब, क्या मामला है? भैया मामला क्या है कि चढ़ गई तो चढ़ गई पानी की टंकी पे। क्या रहा है यहाँ, वजह क्या रही है? भाई वजह यही रही कि नशा का आदी है और नशा करता है ही, और पी करके और ये चढ़ गया और पत्नी से झगड़ा कर बैठा। जब पत्नी से झगड़ा कर बैठा तो मेरी हेमा मालिनी को बुलाओ पहले, फिर उनको बुलाना पड़ा पत्नी को बुला करके तब बड़ी मुश्किल से ऊपर से। अलीगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि जेएन मेडिकल कॉलेज से आज 6 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनके आवास के 1 किलोमीटर के एरिया को सील कर नगर निगम द्वारा सैनिटाइज कार्य किया जा रहा है। डीएम ने एक बार फिर जनता से अपील की है कि लोग लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, वह अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। यदि आपका कोई जानकार कोरोना संक्रमित के संपर्क में आया है तो तत्काल उसकी सूचना जिला प्रशासन या कंट्रोल रूम को दें, ताकि कोरोना की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।